अच्छा नाउ डिफाइन द मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पिवट, तो हमने कल भी देखा था ये, दिस इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and the perpendicular distance from its line of action to the pivot, ठीक है, from its line of action to the pivot, ठीक है। Now next up, determine the SI based units of moment of a force, तो moment क्या होता है, moment होता है force into distance, right, perpendicular distance specifically। force के क्या होते हैं, what are the base units of force, easy peasy है, जल्दी से बताओ। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस के हो गए मीटर्स, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आइडेंटिकल फॉर्मूला टू वर्क डन, तो यूनिट्स वही है लेकिन इट इज यूज्ड इन सम अदर सेंस। सो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वेरी गुड। अच्छा उसके बाद क्या है, अ यूनिफॉर्म रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 2.4 meters is shown in figure 1.1, the rod has a weight of this much and is made of wood of density this much, कैलकुलेट द क्रॉस सेक्शन एरिया ए इन मिलीमीटर स्क्वायर ऑफ द रॉड। वेट दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, लेंथ दी हुई है, फिर बोल रहे हैं एरिया निकाल दें। क्या करूं इसमें, ये कुछ अजीब सा सवाल नहीं है। they've given us the weight, they've given us the density, they've given us the length, and then they're asking you for the cross section area। क्या इसमें क्या मेथोडोलॉजी लगेगी, क्या करूं। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है जी दानिया, ऐसे ही कुछ करेंगे हम, ठीक है। डेंसिटी क्या हो गई, डेंसिटी हो गई आपकी 790, मास की जगह क्या डालूं, और वॉल्यूम W इक्वल्स टू mg, तो m इक्वल्स टू W ओवर g, यस। सो गोइंग टू डिवाइड 5.2 बाय 9.81 टू गेट आउट द मास एंड वॉल्यूम v, हम इसको भी खोल लेते हैं, इसको भी एक स्टेप में कर लेते हैं, एरिया इनटू लेंथ कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट मेक इट एरिया इनटू लेंथ, और लेंथ भी हमें पता है, लेंथ क्या है, दैट इज 2.4, इसको भी हटा देते हैं, इसको भी 2.4 लेते हैं, इन वन स्टेप ही हम कर लेते हैं साथ, यस। सो 2.4, नहीं क्या बोला है, एरिया इक्वल्स टू वी ओवर एल, हाँ वो भी, वरना वॉल्यूम को ही आप सीधे सीधे कर लो इधर, ठीक है। एंड देन वी कैन सी दैट 790, सॉरी, एरिया विल इक्वल्स टू 5.2 ओवर 9.81 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 790, ठीक है। सो 5.2 को 9.1 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइड कीजिएगा इस चीज को ब्रैकेट्स में रख के, ठीक है। सो 2.79 into 10 to the power minus 4, this is coming out to be the answer, right? I don't have the mark scheme open अभी फिलहाल, I'm hoping this is the correct answer। अच्छा ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज मीटर स्क्वायर, सही है, तो यही आंसर। 2.79 की जगह इसको ऐसा कर लेते हैं, 2.80 कर लेते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट लेट्स जस्ट मेक इट 2.80, ये क्या हुआ इब्राहिम, तो और दूसरा ये टू सिग्निफिकेंट ही दिया हुआ था सब, तो हम इसको 2.80 कर लेते हैं, वैसे तो बस 2.8 तक भी काफी होता, ये आ गया। अच्छा अब नाउ मीटर स्क्वायर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, राइट। रिमेंबर मीटर को मिलीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट, ओके, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, राइट, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000, मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो मिलीमीटर आता है। अभी क्या करना है, स्क्वायर है, तो बेसिकली कन्वर्जन को आप क्या कर देंगे, कन्वर्जन को आप स्क्वायर कर देंगे ताकि आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सके, यस। सो द एरिया विल बिकम 2.80 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 इंटू 1000 स्क्वायर, क्या आ रहा है भाई आंसर, सो 279.57, yes exactly, so that is going to work out to be a 280 millimeter square, ठीक है। give me a second, मैं इसकी मार्क स्कीम भी खोल लूं, मार्क स्कीम्स विंटर 20, मार्क स्कीम 21, आंसर क्या है बाबा, आंसर है 280 millimeter square, yes perfect, okay moving onwards। अब क्या है हमारे पास, ठीक है, a fishing rod AB made from the rod in B is shown in figure 1.2, ठीक है जी, वही रॉड लगा दी और फिशिंग पोल बना दिया इसका, ठीक है जी, व्हाट दिस रॉड, दिस रॉड ओवर हियर, दिस इज ओवर हियर नाउ, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया,
and A of the rod rests on the ground and is attached to the other end B, a support stick exerts a force perpendicular to the rod at point C. The weight of the rod acts at point D. The tension T in the string is in a direction perpendicular to the rod. The rod is in equilibrium and inclined at an angle of 56 degree to the vertical. The rod is in equilibrium. ठीक है, और 56 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो उन्होंने यहाँ पे आपके लिए मार्क कर दिया एंगल। ठीक है, बेसिकली 56 डिग्री इज दिस। उन्होंने आपको और कन्वीनियंट करने के लिए उन्होंने वहां पे भी मार्क कर दिया, जिसको आपको रिजोल्व करना था उसके लिए भी आपकी आसानी कर दी कि भाई रिजोल्व कर लेना आराम से। ठीक है, द फोर्सेस एंड द डिस्टेंसेस अलोंग द रॉड्स ए बी सी डी आर शोन इन फिगर 1.2। एवरीथिंग इज इन फिगर दिस, इन दिस फिगर। इसको नहीं भी देखोगे तो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। show that the component of the weight that is perpendicular to the rod is 4.3 newtons। तो मुझे वेट का वो कंपोनेंट निकालना है जो परपेंडिकुलर टू द रॉड है, यानी ये वाला निकालना है, दिस वन। व्हाट इज गोइंग टू बी दिस वन? कैसे लिखूं इसको साइन या कॉस की टर्म में? दिस इज गोइंग टू बी साइन और कॉस? साइन होगा। क्यों होगा साइन? इसलिए होगा बिकॉज यहाँ पे ये ऑपोजिट में है। ठीक है, इट्स ऑपोजिट ओवर हियर। तो बेसिकली अगर आप वहां से बना रहे हो तो वो अभी भी ऑपोजिट में ही है। सो यस, यू गाइस आर करेक्ट, दिस इज 5.2 sin 56। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट W sin 56। राइट, सो 5.2 है ना वेट? राइट, सो 5.2 sin 56, मेक श्योर कैलकुलेटर इज इन डिग्रीज ही, तो ये आ जाएगा तकरीबन 4.3 न्यूटन्स आ रहा होगा आपके पास। फिर क्या बोल रहे हैं? बाई टेकिंग मोमेंट्स अबाउट एंड ए ऑफ द रॉड कैलकुलेट द टेंशन टी। ये याद रखिएगा, अगर एग्जामिनर आपको ये नहीं भी बताए कि पिवट कहां पे रखना है, ठीक है, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको पिवट कहां पे रखना है। मैंने कुछ टेक्निक्स बताई थी। पिवट हमेशा वहां पे रखा जाता है जहां पे ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस पास थ्रू कर जाए, या ऐसी जगह रखा जाएगा जहां पे आपको फोर्सेस नहीं पता। वी क्लियरली कैन सी कि ए पे कोई फोर्स मार्क नहीं है। अब हमें पता है यार इधर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स होगी, हो सकता है फ्रिक्शन भी हो, क्योंकि रॉड तो यूं फिसलना चाहिए ना पीछे, तो फ्रिक्शन भी होगी आगे की तरफ, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, और चीज होगी। So at the point of contact, at the hinge, you never know the forces. So therefore, the approach is always to solve with moments and say A पे हम pivot ले लेते हैं, और अब हम इसके अंदर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करके इक्वल कर देंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, घबराइए कभी नहीं करे ऐसे सवालों से, जस्ट ब्रेक इट डाउन इनटू इजी थिंग्स। सो दिस इज ए क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, W sin 56 विल प्रोड्यूस अ क्लॉकवाइज मोमेंट। दूसरा भी कंपोनेंट है, वो है W cos 56, बट वी कैन सी इट विल पास थ्रू दी पिवट। ठीक है, वो पिवट में से गुजरेगा, तो इसलिए इसका हम नहीं ले रहे हैं। सो दिस इज, सॉरी, दिस इज क्लॉकवाइज, नहीं, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। W इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस वन इज क्लॉकवाइज, एंड दिस वन इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाला सिर्फ ये है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ये भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो बोथ ऑफ दीज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द क्लॉकवाइज। So let's solve the moments. So the sum of clockwise moments will equals to the sum of anti-clockwise moments. Clockwise कौन सा था? सिर्फ ये वाला था, 4.6 into 0.6 plus 1.2। तो 4.6 into 0.6 plus 1.2 is 1.8। एंटी क्लॉकवाइज कौन कौन से? एक ये वाला है W sin 56 into 1.20। W sin 56 उन्होंने निकलवाया 4.3, तो इट्स बेसिकली 4.3 into 1.2 प्लस दूसरा वाला क्या है आपके पास? दूसरा वाला है टेंशन T, and that is at a distance of 1.2 plus 0.6, 1.8, 1.8 plus 0.6, that's 2.4। तो the whole length 2.4 पे टेंशन T ऐड कर रही है, so plus tension T that is acting at a length of 2.4। ठीक है, इजी पीजी। 4.6 into 1.8 minus 4.3, 1.2 divided by 2.4। ठीक है, काइंडली गिव मी दिस आंसर एंड आल्सो लेट मी नो अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, so that I can explain this again। So yes Mutahhar, you are correct, 1.3 न्यूटन्स इसका आंसर आ रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अक्सर ओबेशतर बच्चे ऐसे डायग्राम देख के घबरा जाते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं होता, आपने बस एक पार्ट तो एग्जामिनर हमेशा पूछता है इस चीज का रिजॉल्व करके बता दो कि क्या आ रही है क्या नहीं आ रही है, एंड देन सो ऑन। आपको बस एक
आपको बस मोमेंट्स लगाने होते हैं। अगर उसने बोला हुआ पिवट कहाँ है तो अच्छी बात है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। नहीं बोला हुआ है तो पिवट हमेशा आप उस जगह पे लोगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा फोर्सेस पास कर रही है, या फिर जहां पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जिस पॉइंट पे आपको पता नहीं है फोर्सेस कैसी है। ठीक है, एंड देन जो है यू जस्ट सॉल्व फॉर द क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब स्मॉल ब्लॉक इज लिफ्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स बाय अ टॉय एयरक्राफ्ट एज स्टोन फिगर 2.1। ये एयरक्राफ्ट ऊपर जा रही है, ब्लॉक को अपने साथ ऊपर लेके जाती है। As the block is moving upwards, the string breaks at time t equals to 0. The block initially continues moving upwards and then falls and hits the ground at time t equals to 0.90 seconds. The variation at time t of the velocity v of the block is shown figure 2. तो बेसिकली क्या था, ये ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहा था उस टॉय के साथ, लेकिन एकदम से स्ट्रिंग टूट गई, तो ये ऊपर जा रहा था शायद। अब एकदम से बीच में स्ट्रिंग टूट गई तो क्या हुआ, वो थोड़ा ऊपर जाएगा और मजीद जैसे, क्योंकि इसमें मोमेंटम था कुछ ऊपर, तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन इवेंचुअली ये वेलोसिटी 0 होगी एंड देन इट स्टार्ट फॉलिंग डाउन। राइट, सो बेसिकली दिस इज द पार्ट जिसमें वो ऊपर गया है। ये सारी पॉजिटिव वेलोसिटीज वो है दिखा रही है जिस पार्ट में वो ऊपर गया है। देन ये दिखा रहा है उस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी 0 हुई है, मोमेंटली रेस्ट पे आया है, एंड देन फिर ये नीचे गिरना शुरू हो गया, यानी वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई। सो बेसिकली एग्जामिनर ने बोला हुआ है अपवर्ड इज पॉजिटिव, एंड वो था वो ऊपर की तरफ गया, रुका और फिर नीचे आने लग गया। राइट, सो दिस इज दिस थिंग, यहाँ पे ऊपर जा रहा था, यहाँ पे रुका है, एंड देन यहाँ पे नीचे गिरना शुरू हो गया। व्हाई इज दिस ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ? ये कर्व नहीं होना चाहिए था, मे बी समथिंग लाइक दिस। व्हाई इज दिस नॉट अ कर्व? स्ट्रेट लाइन क्यों है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस। ठीक है जी, सो दे हैव अज्यूम्ड दैट g is 9.81. यस, वेरी गुड। So G is according to our convention in negative 9.81. तो देख रहे होगे ग्राफ का ग्रेडियंट भी आपके पास नेगेटिव आया। अच्छा, state the feature of this graph that shows a block has a constant acceleration. So basically you just say straight line या constant gradient. Yes, that would be better. Let's just say constant gradient. Constant gradient. उसके बाद use figure 2.2 to determine the height of the block above the ground when the strings breaks at time t equals to 0. अच्छा, अब हमने इसकी मदद से क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ब्लॉक निकालनी। हाउ डू आई वर्क यूज दिस ग्राफ टू वर्क आउट द हाइट? हाइट कैसे निकालूं इससे? एरिया अंडर द कर्व। सो यू गाइस कैन सी दैट दिस इज ए पॉजिटिव एरिया, ये है नेगेटिव एरिया। राइट, अब थोड़ा सा केस को भी समझ लें। ये था ऊपर गया है, रुका है और फिर नीचे आके गिरा है। था ऊपर गया है, फिर रुका है, फिर नीचे आके गिरा है। राइट, सो बेसिकली एट टाइम t इक्वल्स 0 हाइट क्या थी अबव द ग्राउंड? इट मस्ट बी ऑब्वियसली ये हाइट जो आ रही है आपके पास। राइट, सो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे ये जो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ऊपर की तरफ, वो यहां से सब्ट्रैक्ट करना है नीचे की तरफ डिस्टेंस से, ताकि मेरे पास हाइट अबव द ग्राउंड आए। राइट, सो आई एम जस्ट गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द नेगेटिव एरिया में से वो पॉजिटिव एरिया की डिस्टेंस जो भी आ रहा है, तो मेरे पास हाइट अबव द ग्राउंड आ जाएगी। राइट, सो विल जस्ट डू एरिया and then we'll do area 2 minus area 1. ठीक है, I'm calling this is area 2, I'm calling this is area 1. ठीक है, तो ट्रायंगल्स है, इसकी बेस जो है वो 0.20 से 0.9 यानी 0.7 है, एंड इसकी हाइट जो है वो 6.86 है। ठीक है, एंड दिस इज 0.20 एंड दिस इज 1.96। ठीक है, लेट्स जस्ट डू दिस। सो half into base that is 0.7 into height that's 6.86। ठीक है, बड़ा वाला ट्रायंगल, उसमें से छोटा वाला ट्रायंगल निकाल लेंगे, 0.2 1.96। सो माइनस हाफ इंटू 0.20 इंटू क्या था 1.96। so this should give us our final answer। तो आंसर आ रहा है 2.4 2.2 2.2 आ रहा है। ठीक है, सो द डिस्टेंस इज, यस, इफ यू सब्ट्रैक्ट द 2 यू विल गेट 2.2 मीटर्स। ठीक है, करेक्ट टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास ये आंसर आ गया। ठीक है, किसी को कोई ये तो प्रॉब्लम नहीं है कि ये दोनों एरिया सब्ट्रैक्ट किए हुए हैं। ठीक है, ये था ऊपर जाते हुए, ये था सारा नीचे आते हुए। राइट, तो आपको तो टाइम t इक्वल्स 0 से निकालना ना डिस्टेंस क्या था, तो इसीलिए हमने जो नीचे आते हुए था मैक्सिमम हाइट से नीचे, उसमें से मैंने ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने तक का डिस्टेंस निकाल दिया, ताकि इससे नीचे ही आ जाए सारा डिस्टेंस।
ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी बात ये, जब भी आप एरिया ग्राफ निकाल रहे होते हैं तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि नेगेटिव एरिया एक अलग चीज दिखा रहा है, मतलब वो किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है, और पॉजिटिव एरिया वो किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। तो आप इनको ऐड अप नहीं कर सकते, इनको हमेशा सब्ट्रैक्ट ही करते हैं, ठीक है। यू कैन नेवर ऐड देम अप, बिकॉज ये थी जैसे हमने डिस्कस किया इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, और ये थी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इसलिए हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। यू कैन नॉट ऐड द टू वेक्टर्स दैट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। अच्छा, देन the block has weight of 0.86 newtons. Calculate the difference in gravitational potential energy of the block between time t equals to 0 and time t equals to 0.90 seconds. So yes, very good. GPE will equals to, या delta GPE बोल लेते हैं, will equals to mg delta h. mg हमें पता है 0.86 है, तो इसकी जगह पूरे की जगह ये रख लेते हैं। डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच ये निकाला आपने 2.2. दिस वाज द हाइट दैट यू फेल फ्रॉम टाइम t इक्वल्स टू 0 टू टाइम t इक्वल्स टू 0.9, सो 2.2. व्हाट इज दिस आंसर कमिंग आउट टू बी? आसान है, ठीक है। अभी तक कोई भी ऐसी कोई मुश्किल चीज नहीं है आपके पास दैट यू शुड बी वरीड अबाउट. 1.892 correct to two significant figures. You will round this off to 1.9 because 2.2 and 0.86 both are two significant. ठीक है। उसके बाद क्या है? On figure 2.3 sketch a line to show the variation of the distance moved by the block with time t from time t equals to 0 to time t equals to 0.20 seconds. Numerical values of distance are not required. मुझे ये बताओ कि velocity time graph से displacement time कैसे बना देते? याद है किसी को? How did you draw velocity time से displacement time graph? displacement time की क्या चीज velocity होती है, ताकि हम उधर से अंदाजा लें? डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्रेडियंट जो है वो वेलोसिटी होता है, राइट। सो ऑल यू हैव टू सी ओवर हियर कि भाई देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्रेडियंट होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर वेलोसिटी, राइट। अब 0 से 0.2 का बोल रहे हैं सिर्फ, यानी वो बोल रहे हैं सिर्फ इस पीरियड का, राइट। व्हाट कैन यू सी? यू कैन सी दैट यू हैव पॉजिटिव वेलोसिटीज दैट आर डिक्रीजिंग over this interval. You have positive velocities that are decreasing, right? And decreasing to where? Until your velocity becomes 0, right? Now distance obviously बढ़ रहा है, क्योंकि we know आप ऊपर जा रहे थे फिर रुके हो, तो distance तो बढ़ रहा है ना, right? The distance is increasing. So basically we have to show positive gradients that are decreasing to a 0. So perhaps something like this, right? Positive gradients that are decreasing to a 0. So I am going to show it something like this. The graph is going to be something like this, that with the progress of time, your gradient of the graph is positive, but it is decreasing and decreasing so much कि eventually क्या हो जाता है? Eventually 0 हो जाता है, right? समझ में आया सबको? And obviously the steepest gradient at the start because you had the most velocity over there, and 0 at the very end because you had, ठीक है। बाकी एक चीज इसके अंदर भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जस्ट टेलिंग यू, क्योंकि आप लोग इतना समझ गए हो, इतनी चीजें समझा दी हैं, तो अब ये भी समझ जाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर एक्सीलरेशन का अगर काइनेमैटिक्स का ग्राफ है तो हमने जाके सारी केस स्टडीज पढ़ लो, एक्सीलरेशन का ग्राफ हमेशा कांस्टेंट आया है, या तो -9.81 पे या तो 9.1 पे, क्योंकि काइनेमैटिक्स कहती ही क्या है कि एक्सीलरेशन आपकी कांस्टेंट चाहिए। इफ एयर रेजिस्टेंस नहीं होती, राइट, सिर्फ प्योर काइनेमैटिक्स यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट रह रही है, तो उसमें हमेशा सही होता था। वेलोसिटी देखोगे अगर टाइम के साथ, तो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। यू कैन सी v इक्वल्स टू u प्लस at। अगर मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूं at प्लस u, तो यू कैन सी, यू कैन अप्लाई अ लीनियर लॉ ओवर हियर, mx प्लस c, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको नजर आएगा, ठीक है। सो वेलोसिटी की हमेशा लीनियर ही होती है, देख लो लीनियर आई है, कभी भी कर्व नहीं आएगी इन प्योर काइनेमैटिक्स, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट की अगर देखना चाहोगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। टाइम के साथ बता रहा हूँ। यू कैन सी दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मुझे आई होप ये सबको पता हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एंड यू कैन सी वी ड्रू अ क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है। वी ड्रू अ मैक्सिमम क्वाड्रेटिक कर्व इन दिस केस। तो ये एक जनरल, और आप लोगों के लिए जिनका दिमाग ज्यादा चले, तो दे शुड बी फर्म एंड क्लियर विद देयर आंसर्स, उनके आंसर चाहिए। एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट आता है काइनेमैटिक्स में, वेलोसिटी हमेशा लीनियर होगी, या तो अब लीनियर इंक्रीजिंग, लीनियर डिक्रीजिंग, मतलब नेगेटिव स्लोपिंग लाइन या अपवर्ड स्लोपिंग लाइन, व्हाटएवर, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्वाड्रेटिक आती है, ठीक है। गिवन ऑब्वियसली कि
देयर इज एक्सेलरेशन, तो डिस्प्लेसमेंट फिर क्वाड्रेटिक आएगी, अगर एक्सेलरेशन नहीं होगी तो फिर डिस्प्लेसमेंट लीनियर आएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी, एक्सेलरेशन जीरो आएगी, राइट? सो देन दोज आर द डिफरेंसेस, बट इफ यू लुक एट द बेसिक इक्वेशंस, आई होप सबको ये समझ में आ रहा हो, सो इट्स जस्ट अनदर वे ऑफ लुकिंग कि यार मेरा आंसर ठीक है या नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आपने क्वाड्रेटिक कर्व बनाया तो आपने बिल्कुल ठीक बनाया, ठीक है? अच्छा, नाउ a block of greater mass is now released from the same height with the same upward velocity. Air resistance is still negligible. State and explain the effect, if any, on the increased mass on the speed with which the block hits the ground. Mass को increase करने से क्या फर्क पड़ेगा final velocity पे जब block आके नीचे गिर रहा है? No effect. Why is that? What's the reason for that going to be? Not an equation. Very good. So remember, air resistance is negligible. वो तो उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है? Let's write something else. So we're going to say no effect as mass is not in kinematics equations. ठीक है नी? या फिर और तरीका क्या होगा इसको लिखने का? और तरीका ये होगा कि acceleration is still 9.81. You can also say that acceleration is still negative 9.81 according to our convention, right? So that is the thing. क्योंकि जो G है वो डिपेंडेंट नहीं है मास पे, ठीक है? When you're saying W equals to mg, G isn't depending on W. W depends on G. G हमेशा 9.81 ही है आपकी AS के लिए, और W इस पे डिपेंडेंट है, G चेंज कर रहा है तो W भी चेंज कर रहा होगा, ठीक है? अच्छा, एंड लेट्स सी नाउ, डिफाइन फोर्स. फोर्स की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? एम ए नहीं लिखोगे मेरा बच्चा, बस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है? एम ए डेफिनेशन नहीं है फोर्स की. अच्छा, बॉल फॉल्स वर्टिकली. स्पेसिफिक लिखना चाहो तो लिख लो, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन, लिख लो. अच्छा, a ball falls vertically downwards towards a horizontal floor and then rebounds along its original path as written in figure 3.1. आती है, लगती है, फिर ऊपर उठ के चली जाती है. आते हुए स्पीड जो थी वो 3.8 थी, जाते हुए स्पीड थी 1.7. The ball reaches the floor with speed 3.8. The ball is then in contact with the floor for a time of 0.081 before leaving it with speed this much. The mass of the ball is 0.062 kilograms. Calculate the loss of kinetic energy. तो डेल्टा के ई कैसे निकलेगा? हमेशा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या फिर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वो भी लगा सकते हो. दिस टाइम आई जस्ट गोइंग टू डू थ्रू दिस. सो हाफ एंड देन एम आपका क्या है? ये रहा 0.062. वी स्क्वायर क्या है? वी स्क्वायर इज योर फाइनल स्पीड, ठीक है? फाइनल स्पीड ये है, दिस इज योर फाइनल, दिस इज योर इनिशियल, ठीक है? तो फाइनल आपकी ये रही, तो 1.7 स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है? हाफ, देन 0.062 एंड देन आपकी इनिशियल जो है वो 3.8 स्क्वायर है. व्हाट्स द आंसर कमिंग आउट टू बी? 0.36. यस मुताहर, थैंक्स. माइनस 0.36 आ रहा है. अब मुताहर के अलावा, मुताहर ने आंसर ही बता दिया, तो माइनस क्यों आ रहा है? याद रखिएगा, एनर्जी में माइनस आ रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है. एनर्जी में माइनस आने का मतलब क्या है? लॉस है. तो वो आपके पॉइंट को रीइंफोर्स कर रहा है कि लॉस आया है आपका, ठीक है? तो 0.36 इज आर लॉस, ठीक है? दिस इज गोइंग टू हेल्प पर्टिकुलरली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस बात में प्रॉब्लम होगी कि पोटेंशियल्स अगले साल पढ़ते हुए वो कहेंगे कि हमने तो स्केलर पढ़ी थी एनर्जी, ये क्यों नेगेटिव पॉजिटिव क्यों आ रहा है? तो नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है एनर्जी में. पोटेंशियल जब पढ़ रहे होगे A2 में अभी, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द वर्क डन पर यूनिट मास इन ब्रिंगिंग दैट मास फ्रॉम infinity to a point in a gravitational field, and similarly for an electric potential as well. तो उसमें पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है? बिकॉज देयर इज अ केस वेयर यू कैन लूज एनर्जी एंड देयर इज अ केस वेयर यू कैन गेन एनर्जी. तो थोड़ा सा इसको अपने अपने अंदर दिमाग में रखना है कि एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, हकीकत में नेगेटिव नहीं होती. लॉस जब रिप्रेजेंट कर रहे हो तब नेगेटिव.
तो सिर्फ ये बताने के लिए कि अभी लॉस हो रहा है वो नेगेटिव आएगी, ठीक है जी। तो पोटेंशियल्स नेगेटिव आते हैं उसका मतलब ये होता है लॉस हो रहा है एनर्जी का, इन्फिनिटी से आते हुए यहाँ तक लॉस हुआ है एनर्जी, ठीक है। अच्छा, so this is 0.36 joules the loss in kinetic energy। फिर क्या बोल रहे हैं, determine the magnitude in the change in momentum of the ball। तो change in momentum कैसे निकलता है, once again फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है जी। मेरे ख्याल से इसको ऐसे ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा 0.062, ठीक है। फाइनल स्पीड ये थी 1.7 माइनस 0.062, इनिशियल स्पीड थी 3.8, ठीक है जी। सही किया मैंने, इज दिस परफेक्ट, आ जाएगा हमारे साथ आंसर। डज एनीवन सी एनी प्रॉब्लम्स विद दिस वर्किंग, हमने ये सही किया कि नहीं किया, दानिया कह रहे हैं कि सही नहीं किया। कन्वेंशंस मोमेंटम का सवाल है, ठीक है जी। यू हैव टू मेक कन्वेंशंस, ठीक है जी। जब मोमेंटम आ जाए, जब फोर्स आ जाए, जब काइनेमैटिक्स आ जाए, कन्वेंशन देखनी है, डायरेक्शन को देखना है, डायरेक्शन को सोच समझ के तब लेना है अकाउंट में। सो यू गोइंग टू से, अब आपकी मर्जी कोई भी डायरेक्शन कह दो, अपवर्ड्स पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आई एम गोइंग टू से डाउनवर्ड्स इज पॉजिटिव, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है डाउनवर्ड ज्यादा। सो हम अब इसकी मदद से क्या करेंगे, अब चीजें हम इसकी इक्वेशन में डालेंगे, ठीक है जी। विल पुट दैट इनटू द इक्वेशन। तो मोमेंटम फाइनल क्या होता है, मोमेंटम फाइनल हो जाएगा मास 0.062, वेलोसिटी क्या है फाइनल, वो ये रही 1.7, अकॉर्डिंग टू माय कन्वेंशन दिस इज नेगेटिव, सो हम इसको डालेंगे -1.7, माइनस मोमेंटम इनिशियल क्या है, mass into initial velocity, initial velocity according to our convention is going to go in as positive, so this is going to be once again 0.062 और इसकी आप वेलोसिटी डाल देंगे एज 3.8 पॉजिटिव, ठीक है जी। अब आपके पास जो आंसर आया वो आया है -0.34। इज दिस टेलिंग मी दैट आई हैड अ लॉस इन मोमेंटम, ये नेगेटिव का मतलब क्या है, मुझे लॉस बता रहा है या कुछ और चीज बताने की कोशिश कर रहा है। व्हाट इज दिस नेगेटिव, द नेगेटिव दिस टाइम इन वेक्टर्स इज ट्राइंग टू टेल मी द डायरेक्शन। वो बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम कैसा आया है, अपवर्ड्स आया है, योर चेंज इन मोमेंटम इज upwards, क्योंकि हमने कन्वेंशन ऐसे सेट करी हुई है इन द वर्टिकल प्लेन, सो योर चेंज इन मोमेंटम इज अपवर्ड्स ऑपोजिट टू योर कन्वेंशन। और दिख भी रहा है 3.8 से आके लगी है 1.7 से ऊपर जा रही है, यानी ऑब्वियसली नीचे वाला मोमेंटम शिफ्ट हो गया ऊपर में, तो चेंज मोमेंटम कैसा था, ऊपर वाला था ना, ऊपर डायरेक्शन में आया। So therefore it's telling you that according to your convention the change in momentum is upwards, so you're going to say the change in momentum is upwards 0.34। फिर क्या बोल रहे हैं, शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन इज 4.2। कैसे दिखाऊं कि फोर्स जो है वो 4.2 आ रही है, हाउ डू आई शो दैट, इतना हमने सॉल्व कर लिया है। मोमेंटम एंड टाइम, चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम, ठीक है जी। आप लोगों ने भी बोला, क्या बोला, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सो गोइंग टू से dp बाय dt। dp क्या है, इज 0.34, चेंज इन मोमेंटम इज 0.34, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली करना चाहोगे तो चेंज इन मोमेंटम इज -0.34, राइट, -0.34, और टाइम क्या है आपका, वो है 0.081, ठीक है जी। So your contact time was 0.081, so you're going to get a force as -4.19, which is approximately -4.2। नेगेटिव क्यों आया है, अगर आप हर चीज सही तरह से रख के करोगे तो अभी वो बोलना चाह रहा है फोर्स अपवर्ड है, आपकी कन्वेंशन के ऑपोजिट है, ठीक है। बट हमें उसमें टेंशन नहीं होती है, उन्होंने हमें ये नहीं बोला, तो हम अभी फिलहाल कन्वेंशन को अभी फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, राइट। Can we write -0.34 in change in momentum? Yes, Fiza, you can write this as over here. आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है। नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज चेंज में एग्जामिनर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता है कि आप उसको नेगेटिव या पॉजिटिव लिखो। हाँ, A2 में एक टॉपिक है जो इंटरनल एनर्जी वगैरह, उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहा है नेगेटिव पॉजिटिव को सीखना, लेकिन वैसे इज नेवर एक्सपेक्टिंग, तो चेंज को नेगेटिव ना भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव लिख के आ रहे हो मेरा बच्चा, तो फिर आपकी इधर कन्वेंशन क्लियर होनी चाहिए, राइट, बिकॉज आपका नेगेटिव एक कन्वेंशन में आएगा, दूसरी तरीके से कन्वेंशन में आता तो उसमें नहीं आता, राइट। सो उस पे मेक श्योर करना आपकी कन्वेंशन हो, ठीक है, तो दैट एग्जामिनर वो देख सके, ठीक हो गया। सो दिस इज योर सवाल यहां तक का। अच्छा, उसके बाद क्या है, यूज द इंफॉर्मेशन इन फ्री टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल ड्यूरिंग द कोलिजन। तो है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ, क्या निकालना है, द एवरेज फोर्स ऑफ द फ्लोर ऑन द बॉल। तो बॉल पे फ्लोर को क्या फोर्स लगा रही है, व्हाट फोर्स इज द फ्लोर अप्लाइंग ऑन द बॉल, व्हाट डू यू गाइस थिंक।
वो क्या होगी, डेल्टा पी ओवर टी, डब्ल्यू द फोर्स इज अप्लाइंग ऑन द फोर्स बॉल इज अप्लाइंग ऑन फ्लोर। ठीक है, तो देखो ना, अच्छा हमने देखो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी तो निकाल दिया हमने, 4.2 आ गया। वी नो दैट दी 4.2 इज एक्टिंग ऑन एज a रिजल्ट ऑफ द कोलिजन। ठीक है, हमें वो पता है। तो वो बोल रहे हैं अब फ्लोर की फोर्स बता दो जो बॉल पे लग रही है। तो क्या उसका आंसर 4.2 होगा? शुड राइट 4.2? नो, -4.2। हाँ जी, क्या करना चाहिए, W। W लिखूं यानी मैं लिखूं 0.062 इंटू 9.1, ये लिखूं? किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। W तो है, बिल्कुल सही बात है, 0.062 इंटू 9.81। राइट। अब फोर्स सिर्फ ये वाली नहीं है जो बॉल लगा रही है, फोर्स वेट भी तो है। देयर इज टू फोर्सेस दैट आर एक्टिंग बाय द बॉल ऑन द फ्लोर। देयर इज द वेट as well as this force that has come about due to the change in momentum। तो बॉल जो फ्लोर पे फोर्स लगा रही है वो वेट समेत ये फोर्स भी लगा रही है। तो आपको इन दोनों को एड अप करना है। यू हैव टू एड अप, दैट इज द फोर्स दैट द बॉल इज अप्लाइंग ऑन द फ्लोर, एंड देन न्यूटन्स थर्ड लॉ विल टेल यू दैट दैट इज द फोर्स दैट द फ्लोर विल आल्सो अप्लाई ऑन द बॉल। ठीक है। Show that the magnitude of the average resultant force acting on the ball during the collision। कोलिजन की वजह से, ठीक है, ये फोर्स जो आती है वो कोलिजन की वजह से आती है। इट्स नॉट बेस्ड ऑन एनी अदर फैक्टर। ठीक है, हमने जो इससे पहले सवाल देखे हैं 4.2 इज रिजल्टेंट फोर्स, लेकिन 4.2 रिजल्टेंट फोर्स है कोलिजन की वजह से। आप लोगों ने जो मेरे साथ सवाल देखे हैं पहले, ठीक है, वो ये वाले देखे। बॉल आती है, इस पे लगती है, एंड देन इधर से चली जाती है यूं। राइट। इन दिस केस you didn't have to consider the weight because weight also is already out of the question। कोई फर्क ही नहीं पड़ा था आप वेट लो या ना लो। राइट। इसमें वेट लेना पड़ रहा है, क्यों लेना पड़ रहा है? अब देखो, ये वाली जो फोर्स आती है, जो मोमेंटम के चेंजेस से वो नेट फोर्स आती है। राइट, दैट इज नेट फोर्स। लेकिन वो नेट फोर्स, इसका मतलब ये नहीं है वो पूरी पूरी हर चीज उसमें कंटेन्ड है, नहीं। उसमें नेट फोर्स है ड्यू टू दी कोलिजन। उस नेट फोर्स में ये वेट अकाउंटेड फॉर नहीं है। ठीक है, आपने पूरी कैलकुलेशन करी, इसमें मुझे खुद बताओ मैंने कहीं वेट डाला इसमें? ये निकालते मैंने कहीं वेट डाला? नहीं। सो इफ द वेट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, यू हैव टू अकाउंट फॉर दैट एज वेल। तो वेट समेत ये फोर्स है जो कोलिजन की वजह से आई है। ये फोर्स किस वजह से आई है? बिकॉज ऑफ दैट चेंज इन मोमेंटम। वो चेंज इन मोमेंटम कॉज करने के लिए फोर्स आई है। राइट। सो दिस इज द कॉन्टैक्ट फोर्स और वेट समेत ये जो है वो दो फोर्सेस हैं जो बॉल लगा रही है फ्लोर पे एंड फ्लोर विल अप्लाई ऑन द बॉल। ठीक है। बेसिकली ये जो चीज है ना, ये हम बोलते हैं नेट फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स है। ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स किस चीज की है, इस बात को समझ लें। रिजल्टेंट फोर्स उस चीज की है जो कोलिजन के दरमियान आई है, जो कोलिजन की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स आई है वो है ये। ठीक है। इट्स जस्ट ओनली दैट। ये सारी फोर्सेस अकाउंट नहीं करती, ये सिर्फ वो फोर्स अकाउंट कर रही है जो मोमेंटम के चेंज होने की वजह से आई। दैट्स ऑल। सो अगर कोई और फोर्सेस हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन यू माइट वांट टू कंसीडर, तो आपको लेना पड़ेगा। ठीक है। ये जो फोर्स आई है ना, वो ये फोर्स आई है। यू बेसिकली गॉटन के बॉल कितनी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है इस पे, और वापस से दीवार कितनी या फ्लोर कितनी ज्यादा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगा रही है इस पे। दिस आर दैट इज द नेट फोर्स जो कांटेक्ट की वजह से, जो कांटेक्ट की पीरियड और कांटेक्ट होने की वजह से जो नेट फोर्स है वो सब आई है आपके पास यहाँ। ये स्पेसिफिकली कोलिजन के लिए वर्क करती है। ठीक है, यानी इट विल ओनली गिव यू कोलिजन, या जब भी मोमेंटम चेंज कर रहा है ये सिर्फ वो पार्ट अकाउंट करेगी जिसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है। ठीक है, ये और किसी चीज को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करती है। तो सिंस दिस वाज द फोर्स दैट वाज आर, जो बॉल अप्लाई कर रही है ऑन द फ्लोर, तो वेट को भी आपको लाजमी शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि वेट और आर दोनों मिल के अप्लाई कर रहे हैं ऑन दी फ्लोर, एंड देन वापस से जो है वो फ्लोर क्या कर रही होगी, ऑब्वियसली एक रिएक्शन दे रही है आपको, और दोनों के इक्विवेलेंट एक बड़ा रिएक्शन दे रही है। राइट। सो कीप दिस इन माइंड। ये जो नेट फोर्स है ये क्या है, ये वो कांटेक्ट की वजह से, इन दिस केस इट इज बिकॉज ऑफ दिस ऑफ द कांटेक्ट। ठीक है, कांटेक्ट की वजह से, इट्स नॉट द होल एवरीथिंग, इसमें सब चीजें इंक्लूडेड नहीं है।
आप देख लो, आपने कहीं भी कैलकुलेशन में यू नेवर अकाउंटेड फॉर द वेट, वेट इसमें कहीं भी नहीं. सो वी आर गोइंग टू ऐड अप द टू फोर्सेस, सो इट्स गोइंग टू बी 4.2 plus 9.81 into 0.062 into 0.062. I think this is going to come out to be a 4.6 या 4.8. 4.8 आ रहा है, ठीक है, 4.8 आ रहा है, ये भी 4.8 है. एंड देन यू गाइस आर करेक्ट, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से वो भी 4.8 होगा. तो अगर आपने एक आंसर तो गलत भी लिख दिया तो ईसीएफ के हिसाब से आपको दूसरा मार्क मिल जाता, तो सिंस यू अप्लाइड न्यूटन थर्ड लॉ करेक्टली. एक्चुअली उसके बाद डिफाइन फॉर अ वायर स्ट्रेस. स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं आया था काफी टाइम से. स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है? व्हाट्स द डेफिनेशन फॉर स्ट्रेस? फोर्स अपॉन एरिया. सो इट विल बी फोर्स या टेंसाइल फोर्स, या थोड़ा और तमीज से लिख लेते हैं, रेशियो ऑफ टेंसाइल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया of deformed solid, right? So ratio of tensile force per unit cross section area of deformed solid. Strain क्या था? Ratio of extension by original length. ठीक है, I would say ratio of change in length upon original length. So ratio of change in length by original length. ठीक है, because compression के लिए भी work करता है ये. ठीक है, it's not that it's only for extension. A school experiment is performed on a metal wire to determine the Young modulus of the metal. A force F is applied to one end of the wire, which is fixed at the other end. The variation of the force F with extension X of the wire is shown in figure 4.1. Force with extension Hooke's law apply हो रहा है, ठीक है, ये आप लोगों को सबको नजर आ रहा है. The maximum force applied to the wire is F1. The gradient of the graph in line figure 4.1 is G, यानी gradient जो है इस लाइन का वो G है. The wire has initial length L and cross section area A. Determine in an expression in terms of A, G, and L for the Young modulus E of the metal. How do I bring in the Young modulus over there? Okay, you will use the formula as Danya says, E equals to क्या था? F into L naught upon area into delta L, ये था ना? I hope this was the formula, F into L naught upon area into delta L. ठीक है, अब याद करो, मैंने एक लीनियर लॉ पढ़ाया था जिसमें यंग मॉड्यूलस निकाल सकते थे थ्रू द ग्रेडियंट ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ. मैंने सिखाया कहाँ पे सिखाया? आई हैव टॉट यू दिस इन सर्ल्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, सर्ल्स एक्सपेरिमेंट दो तरीके से, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, और फिर मैंने फोर्स एक्सटेंशन का भी लीनियर लॉ लगा के दिखाया यंग मॉड्यूलस ग्रेडियंट से कैसे निकलता है. Right? So how are you going to do that? Force is on the y-axis, x is on the x-axis. So x is basically your delta L. ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, इन मैनेजेबल टर्म्स ले आते हैं जो एग्जामिनर में दिया हुआ है. दिस इज x. L नॉट क्या है? वो L बोला हुआ है उसने, कैपिटल L बोला हुआ है, और एरिया जो है वो उसने एरिया ए ही बोला. अब मुझे f को y एक्सिस में लेके जाना है, x को x एक्सिस पे. सो हाउ अबाउट वी से f इक्वल्स टू EA over L and then x, right? EAX divided by L. Now you can clearly see this is y equals to mx, और यहाँ पे प्लस c भी होता है, but you don't have a intercept. जब भी देख रहे हो line passes through the origin, and now you can see. अच्छा भाई देखो, gradient क्या है? Gradient ये चीज है. So we know that G is equivalent to an EA over L, which basically means that E is LG over A. It's going to say LG divided by A. A student repeats the experiment in V1 using a new wire that has twice the diameter of the first wire. The initial length of the wire and the metal of the wire are unchanged. ठीक है, तो इनिशियल लेंथ अनचेंज्ड है, तो यानी बोलते हैं कि अगर पहले वाले की L थी तो इसकी भी L ही होगी ओरिजिनल लेंथ. मेटल ऑफ द वायर इज अनचेंज्ड. इससे क्या मतलब निकालूंगा? अगर हमने मेटल चेंज नहीं किया तो कौन सी चीज सेम रहेगी बिटवीन द फर्स्ट वायर एंड द सेकंड वायर? रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी ठीक है, लेकिन डिफॉर्मेशन सॉलिड में रेजिस्टिविटी की तो बात नहीं करेंगे. किस चीज के बारे में बात करेंगे?
यंग मॉड्यूलस, यू कैन बेसिकली कंक्लूड कि यहाँ पे यंग मॉड्यूलस भी दोनों का सेम है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले एक पूल बना लेते हैं। ठीक है, दिख रहा होगा कंपैरिजन वाला सवाल है। ठीक है, वो बोल रहे हैं ऑन फिगर 4.1 ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस न्यू वायर। तो इट्स अ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन, थोड़ी सी छेड़खानी करिए क्वेश्चन में, डायामीटर चेंज किया। ठीक है जी। अच्छा, लेट्स से इसकी ओरिजिनल लेंथ एल थी, इसका डायामीटर डी था। ठीक है जी, इसका यंग मॉड्यूलस ई था। ठीक है जी, इस पे जब आप फोर्स एफ अप्लाई करते थे, सॉरी फोर्स F1 अप्लाई करते थे, तो यू गॉट एक्सटेंशन, लेट्स से द एक्सटेंशन वाज, जो भी वैल्यू उसको बोल लेते हैं x, लेट्स से F1 गेव अस x, इतना लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, वायर 2 का बताया, उसकी भी ओरिजिनल लेंथ l है, डायमीटर उसका क्या है, ट्वाइस द डायमीटर है। ठीक है, इट्स ट्वाइस, तो इट इज 2d। यंग मॉड्यूलस सेम है, ये हमने अभी बोला। अब हमें ये निकालना है कि F1 पे सेम फोर्स पे, ठीक है, हमारे पास कितनी एक्सटेंशन है। लेट्स लुक एट दैट, हाउ मच एक्सटेंशन शुड आई गेट at the same force. Let's say F1 is producing this time some different x2। ठीक है, क्योंकि मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे पता है अभी भी हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, सो बेसिकली अभी भी स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, लेकिन मुझे ये देखना है कि यहाँ कहीं लैंड कर रही है वो, या यहाँ कर रही है, या सेम ही बन रहा है, क्या बन रहा है। तो मैं x का अंदाजा लगा लूंगा, F1 को कॉन्स्टेंट रखा हूं। आप ये भी कर सकते थे, आप x को कांस्टेंट रख के आप f का अंदाजा लगा लो क्या आ रही है, लेकिन मेरे हिसाब से f से ही ज्यादा आसान होगा, बिकॉज इट्स प्रीटी इजी देन टू मैप आउट x कहां पे, क्योंकि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ पे x क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, सो आई एम जस्ट सेइंग F1 पे हम निकाल लेंगे अब x क्या आएगा। ठीक है, दिस इज अ कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। किस तरह से मैं इनको रिलेट करूंगा, इसकी एक डिफाइनिंग इक्वेशन बनाएंगे और इसकी एक डिफाइनिंग इक्वेशन बनाएंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर याद है। तो यंग मॉड्यूलस से मैं इसकी डिफाइनिंग इक्वेशन बना सकता हूं। सो लेट्स मेक फॉर वायर 1, इसका क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू F इंटू L ओवर एरिया इंटू डेल्टा L, राइट। अच्छा, F तो F1 है, डेल्टा L जो है वो हमने अज्यूम करा हुआ, दैट इज x। ठीक है, मजीद एक चीज देख लें आप, तो एरिया को खोलना है, डायमीटर लगाना है। ठीक है, एरिया को कैसे खोलेंगे हम, यूजिंग पाई डी स्क्वायर ओवर 4, राइट। सो इफ यू यूज द डायमीटर वाला फॉर्मूला, दैट्स पाई डी स्क्वायर ओवर 4, एंड देन योर यंग मॉड्यूलस इज बेसिकली 4FL ओवर पाई डी स्क्वायर x। ये आ गया वायर 1 की डिफाइनिंग इक्वेशन। वायर 2 की बना लेते हैं। वायर 2 वंस अगेन E विल इक्वल्स टू, अच्छा दोबारा से पहले वो लिख लेते हैं, फिर इसमें डाल लेंगे चीजें। अच्छा ना, F हम F1 ही रख रहे हैं, तो F1 ही है, L ही है, एरिया 2D है दिस टाइम। ठीक है, एरिया दिस टाइम इज 2D, सो इट्स बेसिकली गोइंग टू बी पाई 2D होल स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, डायमीटर की जगह मैंने 2D डाल दिया, एंड डेल्टा L क्या है, दैट्स सम x2 दैट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स दिस x2। ठीक है, आ जाइए, फिर आप कर लें यंग मॉड्यूलस क्या आ रहा है, दिस इज, अच्छा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, सो F1 इंटू L अपॉन पाई इंटू 4D स्क्वायर अपॉन 4 इंटू x2। यू कैन सी दैट द 4 and 4 आर गोइंग टू कैंसल आउट। तो फाइनल इसका आंसर हमारे पास आ गया वायर 2 का, दैट इज F1 इंटू L अपॉन पाई डी स्क्वायर x2। ठीक है, नाउ अब आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है। अब आप कोई सब्स्टिट्यूशन देख के करना चाहें तो देख के आप जो भी कर लें, मुझे यहाँ पे ज्यादा आसानी ये लग रही है क्योंकि यंग मॉड्यूलस दोनों का सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों को बस इक्वेट कर रहा हूं। आप चाहो आप L को सब्जेक्ट बना के सब्स्टिट्यूट कर दो, आप चाहो आप जो है वो D को सब्जेक्ट बना के कर दो। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे भी सब्स्टिट्यूट, मुझे ऐसा लग रहा है ई सेम है, मैं ई इक्वेट कर देता हूँ, दैट्स ऑल। ठीक है, सो लेट्स इक्वेट दिस। सो उसकी है 4F1L अपॉन पाई डी स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इसका है F1L ओवर पाई डी स्क्वायर x2, राइट। एंड देन यू कैन सी F1 उड़ा दें, L और L उड़ा दें, पाई और पाई उड़ा दें, डी स्क्वायर उड़ा दें, आपके पास आ गया x2 जो है वो है x अपॉन 4, राइट। x2 ऊपर गया, x ऊपर गया, 4 नीचे डिवाइड में चला गया, तो x2 इज बेसिकली क्वार्टर ऑफ द एक्सटेंशन दैट यू वर गेटिंग। सबको ये समझ में आया हाउ आई डिड दिस, क्या कहते हैं, कंपैरिजन वाला सवाल। किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम है तो अभी बता दे, क्योंकि ये सवाल बहुत आने वाले हैं, P2 में भी आते हैं, P1 में तो बहुत ज्यादा आते हैं, और आपको P1 में एटलीस्ट 3 से 4 तो आपको कंपैरिजन वाले सवाल दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है जी, दोबारा से बता रहा हूं, अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं।
ठीक है जी। मैंने आपको दो दिखाए सिखाए हैं। एक तो ये है कि पूल बनाओ, डिफाइनिंग इक्वेशन बनाओ, सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है जी। दूसरा क्या था, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी एज्यूम करके फिर उसको उसके अंदर उसकी इंटेंसिटी अपॉन A1 स्क्वायर विल इक्वल टू इंटेंसिटी 2 अपॉन A2 स्क्वायर, वो वाली चीज इस्तेमाल करके कर लो। तो इसमें आप ये भी कह सकते थे कि भाई देखो F1L पाई डी स्क्वायर ये सब कुछ कांस्टेंट है, तो यंग मॉड्यूलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। आप वो कर सकते थे, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जिसका जितना दिमाग चल जाए और जिसको जितनी बात समझ में आ जाए वो उस तरीके से कर ले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स इन गेटिंग दिस आंसर x2 इक्वल्स टू x अपॉन 4? अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो जस्ट लेट मी नो अभी। ठीक है, नाउ वी नो दैट द एक्सटेंशन 2 इज गोइंग टू बी x अपॉन 4। तो यानी हमने निकाला कि F1 पे अब मुझे क्वार्टर एक्सटेंशन मिल रही है। ठीक है जी, लेट्स काउंट दीज बॉक्सेस। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है जी, 16 बॉक्सेस हैं। 16 का क्वार्टर क्या होता है, 4 होता है। तो बेसिकली F1 पे आपको चौथे बॉक्स तक आपको यहां तक मिल जाएगा। दिस इज 1 2 3 4। So your new graph is something like this. ठीक है, this is the graph which has a diameter of 2D. ये हमने बना दिया यहाँ। ठीक है, so this is, अगर कंपैरिजन क्वेश्चन ग्राफ में आ गया वही अप्रोच है, बस थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्टेप ही करना था, लेकिन कंपैरिजन क्वेश्चंस करने आने चाहिए है। ठीक है, आई होप देयर आर नो कंफ्यूजन्स ओवर देयर। अच्छा, ना ये मैंने वैसे सवाल डिफॉर्मेशन सॉलिड्स की वर्कशीट में डाला हुआ था। ठीक है जी, जो बहुत सारे बच्चे, आई डोंट थिंक किसी ने भी करी है वो, ठीक है, लेकिन आई वाज एक्सपेक्टिंग करेंगे बच्चे, लेकिन किसी ने नहीं करी, तो इसलिए डूइंग दोस क्वेश्चंस विद यू जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं। अनदर स्टूडेंट रिपीट्स द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट इन V1 इंक्रीजिंग द फोर्स बियॉन्ड F1 टू अ मैक्सिमम फोर्स F2। ठीक है जी, वो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट B1 यानी ये वाली जिसमें काली वाली लाइन थी आपकी, वही करता है। ठीक है, उसमें क्या करता है, F1 को बियॉन्ड इंक्रीज करके F2 तक ले जाता है। ठीक है जी, F1 से लेके F2 तक ले जाता है। कैन यू कमेंट अबाउट समथिंग? इस ग्राफ की शेप को देखते हुए कुछ कह सकते हो? कैन वी मेक सम कमेंट, सम रैशनल कमेंट कि अब ये चीज नहीं हो रही, डिफॉर्म्ड? कैन आई से इट इज डिफॉर्म्ड? we can say not deformed, we can say that it does not obey Hooke's law. इसकी limit of proportionality yes is exceeded. डिफॉर्म कब होगा, अगर इलास्टिक लिमिट यहां थी, हमें तो नहीं पता इलास्टिक लिमिट है या नहीं, यहाँ पे थी, हाँ हो सकता है इलास्टिक लिमिट यहाँ कहीं आ रही हो इधर एंड में, तो ये तो नहीं पता ना। सो बट वी आर श्योर बिकॉज देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप नाउ, वी कैन जस्ट से हुक्स लॉ ऑफ नहीं हो रहा फ्रॉम F1 टू F2, या ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक्सीड हो गई। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपके पास ग्राफ। द न्यू ग्राफ ऑब्टेन्ड इज दिस। ऑन फिगर 4.2 शेड एन एरिया that represents the work done to extend the wire when the force is increased from F1 to F2। तो कौन सा एरिया में शेड करूं जो मुझे वर्क डन देगा, वो वर्क डन जो मुझे F1 से F2 जाने में लगा, so that I could extend the wire from this point to this point। क्या एरिया शेड करूं? ठीक है, आई एम गोइंग टू लेबल सम लेटर्स, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, डी, ई। ठीक है, कैन यू टेल मी लेटर के फॉर्म में क्या होगा? डी टू ई, डी टू ई, टेल मी लाइक एक इंक्लोज शेप में, गिव मी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन इंक्लोज शेप। ट्रपीजियम एरिया, ट्रपीजियम, अच्छा ट्रपीजियम तो नहीं बनेगा इसमें, BCDE, यस, सो इट्स BCED या BCDE, जो भी बोलना चाहो, मैंने कोई अच्छे लेटर्स नहीं लिखे, खैर दिस इज BCDE, दिस इज द वन। अच्छा फिजा थोड़ा सा इसमें ख्याल रखिएगा, ये ट्रपीजियम का एरिया नहीं आएगा। ठीक, आई होप यू कैन सी दैट कर्व आ गया। तो जब भी हम कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद कौन सा फॉर्मूला लगता, हाफ एफ डेल्टा एल स्क्वायर, डेल्टा एल नहीं लगता, या हाफ के डेल्टा एल स्क्वायर नहीं लगता है उसमें। ठीक है, सो ये एरिया हमने शेड कर दिया। दिस इज द वन दैट इज गोइंग टू गिव मी द, क्या कहते हैं, वर्क डन। एंड यू कैन सी कर्व है, इसको अप्रोक्सीमेट किया जा सकता है ट्रेपीजियम से, लेकिन एग्जैक्ट नहीं दिया जा सकता, राइट, इट विल कम आउट एज एन अंडर एस्टिमेट। ठीक है, अच्छा नाउ explain how the student can check that the elastic limit of the wire was not exceeded when a force F2 was applied। तो बोल रहे हैं इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं हुई, ये बताएं स्टूडेंट चेक कैसे करेगा, हाउ शुड ही मेक श्योर के इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं हुई? रिमूव लोड एंड सी इफ इट रिटर्न्स टू ओरिजिनल लेंथ। यस एग्जैक्टली, आप लोड हटा दें, यस यस एग्जैक्ट, आप लोड हटा दें, ओरिजिनल लेंथ पे चला गया, यानी इलास्टिक है अभी भी।
नहीं दिया तो फिर इसका मतलब डिफॉर्म हो गया, राइट? सो यू जस्ट गोइंग टू से वेरी गुड, सो रिमूव द लोड if it returns to original length, then elastic limit was not exceeded. ठीक है जी? So I'm glad इधर कोई confusions नहीं. Now each student in the class performs the experiment in V1. The teacher describes the values of the young modulus calculated by the students as having high accuracy and low precision. ठीक है जी? Explain what is meant by low precision. लेकिन आप लोगों के सवाल ये है कि explain what is meant by high accuracy and low precision. दोनों चीजों को बताओ. लो प्रिसीजन तो हम लिख देंगे, जो बताओगे लो प्रिसीजन में एक्सट्रैक्ट, लेकिन आप लोगों ने मुझे दोनों चीजें बताई. हाई एक्यूरेसी का क्या मतलब है और लो प्रिसीजन का क्या मतलब है. बोथ थिंग्स in 4 words I think you can describe it pretty easily. Low precision is high range of values. ठीक है? So not less spread, फिजा more spread. Low precision है ना, you're going to say more spread. Precision इतनी नहीं, ज्यादा spread. ठीक है? तो yes, for the precision वाला part you guys are correct. It has a higher range या a larger spread, दोनों बातें सही हैं. और high accuracy का मतलब ये है कि it is approaching the true या actual value. ठीक है? यस, सो वेरी गुड. लो प्रिसीजन क्या हो गई है? क्या है? द वैल्यूज हैव ए लार्ज रेंज. ठीक है, रेंज लिखे, लार्ज स्प्रेड लिखे, दैट्स ओके. दोनों वर्डिंग्स आर एब्सोल्युटली ओके. ठीक है, टच. मूविंग ऑन. A progressive wave y passes a point P. The variation with time t of the displacement x for the wave at P is shown in figure 5.1. ठीक है? So this is figure 5.1. प्रोग्रेसिव वेव है ये. ठीक है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ आपको. द वेव हैज वेवलेंथ दिस मच. डिटरमिन द स्पीड ऑफ द वेव. स्पीड कैसे निकलती है? विच फॉर्मूला टू यूज? आई थिंक हमने बहुत दिनों से फॉर्मूला नहीं देखा. एफ लैम्डा. एफ क्या है आपकी? एफ आई थिंक यू कैन रीड ऑफ द ग्राफ दैट 0.4 इज योर टाइम पीरियड. ठीक है जी. फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यस, सो 1/0.4 यानी 1/t इज फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा क्या है? 8 सेंटीमीटर है. मेक श्योर यू मेक अप्रोप्रिएट कन्वर्जंस एज पर रिक्वायरमेंट. ठीक है जी. तो 8 सेंटीमीटर थी तो 8/2. व्हाट्स द स्पीड कमिंग आउट टू बी? 0.20. अच्छा, आंसर दे दिया पहले ही. नाइस. सो 0.20 हमने लिखा था टू सिग्निफिकेंट. ग्राफ से भी हम टू सिग्निफिकेंट रीड ऑफ कर सकते हैं. सो वी विल कीप द टू सिग्निफिकेंस. वी शैल से 0.20. परफेक्ट. A second wave has wavelength 8 centimeter and amplitude 2 millimeter. Waves y and z have the same speed. For the waves at point P, calculate the ratio intensity of wave z over intensity of wave y. किस चीज से निकालें? कौन सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करें? I is directly proportional to amplitude square. ठीक है? And then you can say that I1 over A1 square will equals to I2 over A2 square. And then just plug in the values. हमें I1 क्या है? Let's say that's IZ. Z का एम्पलीट्यूड क्या है? Z का एम्पलीट्यूड है 2 मिलीमीटर. सो 2 मिलीमीटर पे कन्वर्जन, तो मिलीमीटर मिलीमीटर यहाँ दोनों जगह आएगा, आप कैंसिल आउट कर सकते हो. आई एम नॉट गोइंग टू द कन्वर्जन फॉर दिस वन. सो 2 का स्क्वायर विल इक्वल्स टू I2. I2 इज IY एंड इसका एम्पलीट्यूड क्या है? ये रहा 4 मिलीमीटर. ठीक है. So let's write that down as well. So 4 square and then IZ over IY will be 2 square over 4 square, which is 4 over 16, which is 1 over 4, which is 0.25. Correct to two significant figures. ठीक है. ये भी सवाल हो गया कंप्लीट. बड़ा ही आसान सवाल था, इसमें कुछ भी नहीं था मुश्किल. उसके बाद okay. Describe the conditions required for two waves to be able to form a stationary wave. क्या क्या conditions थी? Same nature, meet at a point, ठीक है, और opposite to each other. So we're going to say two waves. और कोई चीज थी इनके बारे में? Same frequency and wavelength. So two waves of the same nature traveling in opposite directions
having the same frequency, wavelength, and velocity overlap with each other to form a stationary wave. ठीक है. A stationary wave on a string has nodes and antinodes. The distance between a node and an adjacent antinode is 6 centimeters. State what is meant by a node. What's a node? Point of zero or minimum displacement. ठीक है, point of minimum displacement. I like the words minimum over here because जरूरी नहीं है destructive हमेशा zero दे रही हो. ठीक है, destructive कुछ और भी दे सकते. इन स्टेशनरी वेव्स हाँ हमारा सुपरलेटिव केस ज्यादातर जीरो ही वाला होता है, लेकिन जरूरी नहीं है. ठीक है. अच्छा, फिर बोल रहे हैं कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द टू वेव्स फॉर्मिंग द स्टेशनरी वेव. वेवलेंथ कैसे निकालें? नोड एंड एन एडजेसेंट एंटी नोड के बीच में 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है. ये कितना होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा? क्वार्टर लैम्डा. यू नो दैट एन एंटी नोड टू एंटी नोड इज हाफ लैम्डा. ठीक है, याद रखने की चीजें. एंटी नोड टू नोड जो है वो भी, सॉरी, नोड टू नोड भी जो है वो हाफ लैम्डा होता है. अगर इन दोनों के बीच का आधे की बात कर लूं, मैं एंटी नोड टू नोड की बात कर लूं, सो यू विल से दैट क्वार्टर लैम्डा. अच्छा, ये भी लिख देना, एंटी नोड टू नोड इज अ क्वार्टर लैम्डा. ठीक है, यानी एक ट्रांजिशन दूर होंगे. सो बेसिकली क्वार्टर लैम्डा इक्वल्स टू, सेंटीमीटर में निकाला तो कन्वर्ट नहीं कर रहा, 6, and therefore lambda will equals to 24 centimeters. टू सिग्निफिकेंट लिख के आप छोड़ दें. ठीक है. State the phase difference between the particles at two adjacent antinodes of the stationary wave. दो adjacent antinode है, क्या phase difference होगा? Maybe if I draw the wave something like this, एक ये है एंटीनोड पे, एक ये है एंटीनोड पे, क्या होगा फेज डिफरेंस? 180. ठीक है. तो एडजेसेंट का मतलब ये नहीं है कि इसके आगे वाला और ये, ठीक है, इसका मतलब है एक ही वेव में वो दोनों आ जाएंगे. ठीक है. यस, इट्स गोइंग टू बी 180 डिग्री. डिफाइन द ओम. ओम की डेफिनेशन क्या है? वोल्ट अपॉन एम्पेयर. ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ओम लिखा हुआ है. ठीक है, इट्स नॉट गिवन टू यू एज डिफाइन रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस दिखाओ तो लफ्जों में इंग्लिश में लिख के आते हैं वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, या फिर इट इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज. हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ चार्ज लिखते लिखे, लेकिन ओम लिखा हुआ है यानी यूनिट को डिफाइन करना है, तो इट इज वोल्ट डिवाइड बाय एम्पेयर. ठीक है. अच्छा, a uniform wire has resistance 3.2 ohm. The wire has length this much and is made of metal of resistivity this much. Calculate the cross sectional area of the wire. कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? तो we'll use this formula, रो एल ओवर ए. रेजिस्टेंस क्या है? 3.2 है. रो क्या है? पता है, 460 नैनोमीटर है. कन्वर्ट कर लें, नैनो ओम मीटर है. ठीक है. एंड लेंथ क्या है? 2.5 है. क्रॉस सेक्शनल एरिया आप निकाल लें. सो एरिया विल बी 460 into 10 power minus 9, 2.5 divided by 3.2. This is 3.6 into 10 to the power minus 7. ठीक है. and two significant values. ठीक है. तो इसको आंसर कर लेते हैं. आमना के क्वेश्चन चलते हैं थोड़ी देर के लिए. What's the answer to this? Energy is dependent in the internal resistance. Very good. So क्या बोला हुआ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E है, internal resistance R है, variable resistor है, classic internal resistance वाला setup. The current in the circuit is I. State in terms of energy why the potential difference across the variable resistor is less than the EMF of the cell. In terms of energy तो हमें पता है some energy is wasted across the internal resistance. जब भी यहाँ पे EMF नहीं आ रहा होगा, you will get some terminal voltage which is E minus IR. ठीक है. So you will say that sum of the energy is dissipated in the internal resistor. ठीक है. अच्छा, आमना जो आपका सवाल है, ठीक है, हमने क्या निकाला है ये देखो. we worked out this. ठीक है, that the new extension is x divided by 4. यानी पहले वाली एक्सटेंशन की क्वार्टर वाला हिस्सा, इट्स क्वार्टर ऑफ द फर्स्ट एक्सटेंशन. ठीक है. नाउ
आपको पहले वाली एक्सटेंशन कितनी मिल रही है? If you count that, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. It's 16 boxes. तो 16 का क्वार्टर क्या होगा? 4 boxes. 16 divided by 4 is 4 boxes. So therefore, for an F1 force, I drew 4 boxes of extension. ठीक है? Okay. अच्छा. Moving onwards, state an expression for E in terms of I, R and R. E के लिए बनानी है I, R and small r. Can anyone make this expression? ठीक है, I want everyone to attempt. मुझे E के लिए बना के दे. मुझे टर्मिनल वोल्टेज नहीं चाहिए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए, मुझे EMF E के लिए चाहिए इक्वेशन in terms of capital I, capital R and small r. ठीक है, क्लासिक इंटरनल रेजिस्टेंस वाला सेटअप है कि भाई देखो E जो है, यू विल यूज टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस, राइट? टोटल वोल्टेज क्या है? वो प्रोवाइड कर रहा है ईएमएफ ऑफ द बैटरी E, सो दैट्स E. टोटल करंट क्या है? सीरीज सर्किट है, सो यू बेसिकली हैव ओनली वन करंट ओवर हियर. एंड टोटल रेजिस्टेंस क्या है? दोनों का सम है. स्मॉल r कैपिटल R आर इन सीरीज, सो इट्स गोइंग टू बी स्मॉल r प्लस r. ठीक है नी? इसको चाहे यू लिखना चाहो या E इक्वल्स टू आई आर प्लस आई आर लिखना चाहो, जैसे भी लिखना चाहो, यू गाइस, इट्स अप टू यू. ऐसे भी कर सकते. दूसरा तरीका क्या था? ऑब्वियसली यू कुड हैव यूज्ड V इक्वल्स टू E माइनस आई आर, एंड फिर ऑब्वियसली कम्स टू रियलाइजेशन कि टर्मिनल वोल्टेज आप I कैपिटल R की तरह भी लिख सकते हो. So once again you would land off to the same explanation, IR plus IR. But this is obviously derived. I think that what is much easier. Get total voltage equals to total current into total resistance. ठीक है? Now the resistance R of the variable resistor is changed so that it is equal to R. कैपिटल R को चेंज करके स्मॉल r जितना कर दिया. ठीक है? डिटरमिन एन एक्सप्रेशन in terms of only E and R, यानी small r, for the power P dissipated in the variable resistor. ठीक है? पावर P की एक्सप्रेशन निकालनी है वेरिएबल रेजिस्टर में. सही है? सो उन्होंने बेसिकली क्या किया, इसको भी स्मॉल r बना दिया. ठीक है? कैन यू गाइज टेल मी विच पावर का फॉर्मूला शुड आई यूज टू वर्क आउट द पावर अक्रॉस दी वेरिएबल रजिस्टर? कैसे आएगा, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, क्या होगा इसमें? सो वी शैल यूज V स्क्वायर अपॉन R या P इक्वल्स टू IV. क्या इस्तेमाल करेंगे आप लोग बताओ? आई हैव गॉट नो आइडिया. सॉल्व करके देखो. यू हैव कॉपी पेंसिल्स. ठीक है? यू हैव P इक्वल्स टू IV, you have got P equals to I square R, you have got P equals to V square over R. ठीक है? Which formula should I be using to work out the power across this one? ठीक है? मुझे पावर निकालनी है इसकी, इस वाले की. कैसे निकलेगा? So if you look at this very very carefully, ठीक है जी? देखो पार्ट्स में चल रहा है एग्जामिनर, उसने आपसे ये चीज स्पेसिफिकली निकलवाई है. हो सकता है यू माइट वांट टू बी यूजिंग दिस. तो आपको पता है आपने कैपिटल R को भी स्मॉल r कर दिया है. सो बेसिकली EMF इज इक्विवेलेंट टू I टू R, राइट? R प्लस R टू R. ठीक है? एंड देन यू कैन सी दैट द करंट इज गोइंग टू बी E ओवर टू R. ठीक है? करंट क्यों निकाला मैंने? बिकॉज आई कैन नॉट से, इसका ऑब्वियसली वोल्टेज कुछ और वोल्टेज है, उसको हम कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज, वो E के बराबर तो नहीं है, राइट? सो मुझे निकालनी पड़ेगी, ख्वारी करनी पड़ेगी. मुझे करंट पता है, करंट पूरे सर्किट में सेम है, तो मैंने इसलिए करंट को चूज कर, मैं करंट के साथ खेलूंगा. ठीक है? नाउ दैट आई नो द करंट, I also know its resistance, so the best formula to should be this one, because I know the current in the circuit and I also know the resistance of what जिसकी मैं पावर निकालना चाह रहा हूं, right? So now all you have to do is plug into the formula. Power equals to I square into R. I square क्या है? E over 2R का स्क्वायर कर दे. और ये क्या था? इसको भी इन्होंने स्मॉल रेजिस्टेंस R ही कर दिया था, तो ये कर दें. And this is going to come out to be power equals to E square over 4R square into R. R or square cancel, power will equals to E square over 4R. So going to write E square over 4R. State a similarity and a difference between a down quark and a down anti-quark. Similarity क्या है, difference क्या है? Same mass, yes. Anti और मैटर दोनों का सेम मास होता है. सेम मास एंड चार्ज बेटर.
गिव मी अ बेटर वर्ड, इज चार्ज डिफरेंट, या मैं उसके बारे में और कोई स्पेसिफिकेशन बता सकता हूँ? चार्ज डिफरेंट कैसे है? ऑपोजिट, यस, दैट विल बी बेटर वर्ड, यू गोइंग टू से ऑपोजिट चार्ज। ठीक है, व्हेन यू कैन बी मोर स्पेसिफिक यू हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। ऑपोजिट चार्ज है मास से। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या है? For a nucleus of aluminium, state the number of protons and number of neutrons. Protons कितने हैं इसमें? Protons 19 है, protons 13 है, yes, there are 13 protons, and neutrons कितने हैं? So number of neutrons are 25 minus 13, that comes out to be 12, तो 12 number of neutrons है। Show that the charge is 2.1 into 10 to the power minus 18। कैसे दिखाऊं चार्ज इतना है? 1.6, जो आपका एलिमेंट्री चार्ज होता है दैट इज 1.6 into 10 to the power minus 19। इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो इतने से आपने मल्टीप्लाई कर देना है उस एलिमेंट्री चार्ज को। ठीक है, सो बेसिकली ये जो लिखा हुआ होता है, लिखा होता है 13e 25 म्यू। ठीक है, तो 13e इज द चार्ज, सो ये कर देंगे तो आपके पास 2.1 into 10 to the power minus 18 कूलम्स आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये वाला आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड ऑल, और आपको ये नहीं आता। A2 में पढ़ोगे तो A2 में पढ़ना अच्छी तरीके से ये आएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया ये वाला पेपर भी कंप्लीट।